Hello students, welcome to SR Biology online classes. My name is संपत राज नागर। और क्या हो रहा है? हो गया कंप्लीट। आगे का अपन ने कल देखा था पार्ट 6 में लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 प्रकार की होती है। पहला है निषेचन से पहले की घटना, निषेचन से पहले की घटना। दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन के बाद की घटना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था उस इवेंट में आपने 2 टाइप देखे, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। सेकंड टाइप निषेचन था। निषेचन में भी 2 टाइप थे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जिसे आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर थर्ड इज आएगा निषेचन की पश्च घटना। निषेचन की पश्च घटना में भी 2 पार्ट आएंगे, एक तो युग्मनज आएगा और एक गुणोद्भव आएगा। ऐसे इनके बारे में अपन डिस्क्राइब वर्णन करेंगे, ठीक है। अब निषेचन की जो पूर्व की घटना है उसमें 2 भागों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें फर्स्ट इज युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। भाई युग्मक जनन है तो युग्मक जनन होगा कहाँ? ध्यान में रखना, युग्मक जनन हमेशा जो पुरुष हो या मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों में जो भी लैंगिक अंग होंगे उन लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण होगा। यदि पादपों में भी बात करो तो पादपों में भी पुष्प पाया जाता है और पुष्प में भी नर लैंगिक अंग पाया जाता है, मादा लैंगिक अंग पाया जाता है। वहाँ पर युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। और युग्मक जनन जैसे होगा तो उनसे मतलब लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक जनन क्या होगा? युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? नर युग्मक रहता है और मादा युग्मक रहता है। नर युग्मक को पुरुषों में शुक्राणु बोला जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। पादपों में बात करें, पादपों में नर युग्मक को परागकण कहा जाता है, स्त्री में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। पादप भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। जो एल्गी और ब्रायोफाइट होते हैं, एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, फंजाई होते हैं, इनमें पुष्प निर्माण नहीं होता है। इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो अगुणित होती है, तो अगुणित के लिए इनमें युग्मक निर्माण के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अपन आगे देखते हैं, जैसे आवर्तबीजी पादप है, एंजियोस्पर्म पादप हैं, उनमें जो युग्मक निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो निषेचन से पूर्व की घटना है उसमें 2 इवेंट को सम्मिलित किया गया है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो अपन इसमें बोल ही रहे हैं, युग्मक जनन में क्या हो रहा है? एक तो निषेचन से पहले की घटना है और इसमें लैंगिक अंगों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और उनसे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। प्रथम घटना है लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए युग्मक जनन कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। शैवाल में, ब्रायोफाइट में, कवक में जो पौधे होते हैं वो अगुणित होते हैं, उनकी प्लांट बॉडी अगुणित होती है, इस वजह से उसको गेमेटोफाइट भी बोला जाता है, युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। लेकिन टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में प्लांट बॉडी द्विगुणित होती है, इसलिए उनका जो प्लांट बॉडी होगा वो द्विगुणित होगा, इसलिए उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, बीजाणुद्भिद कहा जाता है। यहाँ पर प्लांट बॉडी कैसी है? अगुणित है, इसलिए इनमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। जो जिम्नोस्पर्म है,
एंजियोस्पर्म प्लांट है, इन प्लांट में जो लैंगिक अंग है, उन लैंगिक अंगों में यदि आप बात करो नर लैंगिक अंग होगा, मादा लैंगिक अंग होगा। नर लैंगिक क्या होगा, पुंकेसर कहलाएगा, एक में स्त्री केसर कहलाएगा। जो पुंकेसर होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनेंगे और उनके द्वारा नरयुग्मकों का निर्माण होगा। स्त्री केसर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, बीजांड बनेगा और बीजांड के अंदर मादा युग्मक उपस्थित हो। ध्यान में रखना, ये वाली चीजें अपन डिस्क्राइब चैप्टर नंबर 2 में फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, पुष्पीय पादपों में जनन वाले चैप्टर में देखेंगे, वहाँ डिस्क्राइब पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्लियर, यहाँ तक हुआ ना? उसके बाद अपन देखते हैं आगे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स अभी देखा अपन ने, पुष्पीय पौधों में या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में किस प्रकार से युग्मक बनते हैं। अब देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में किस प्रकार से युग्मक बनते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पुंधानी और स्त्रीदानी बनती है। क्या बनती है? पुंधानी और स्त्रीदानी बनती है। पुंधानी में जो नरयुग्मक बनते हैं वो पुंमूण कहलाते हैं और स्त्रीदानी में जो मादा युग्मक होता है वो अंड कोशिका कहलाता है। ध्यान में रखना, जो पुंमूण होता है वो गतिशील होता है, पुंमूण गतिशील होता है और कसाविका युक्त होता है। कसाविका युक्त होता है मतलब बायफ्लेजिलेटेड होता है। ध्यान में रखना, इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और गतिशील होता है, क्योंकि फ्लेजिला रहेगा तो गतिशील होगा। उसके बाद मादा युग्मक अंड कोशिका में, मादा युग्मक किसमें पाया जाएगा? स्त्रीधानी के अंदर पाया जाएगा और इसके अंदर अंड कोशिका अगतिशील रहेगी। उसके बाद जो जंतु होते हैं, जंतु में अपन ने पहले भी देखा है कि जंतुओं में नर लैंगिक अंग के रूप में वर्षण पाया जाता है, मादा लैंगिक के अंग के रूप में अंडाशय पाया जाता है और वर्षण में अर्ध शुक्र जनन की जो प्रोसेस होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री अंड जनन की प्रोसेस में एक अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब इन युग्मकों को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि नर युग्मक किस प्रकार से आपस में संलयन करते हैं, किस प्रकार से युग्मक संलयित होकर के किस प्रकार से अलग अलग आकृति के होते हैं, आकार के होते हैं, आकृति के होते हैं, संरचना के होते हैं, फिजियोलॉजी के होते हैं, कार्य के होते हैं। उसके बेस के आधार पर अपन आगे देखते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक की क्रिया को संयुग्मन भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, युग्मक संलयन होता है तो संलयित युग्मकों की संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे समयुग्मन। समयुग्मन का मतलब होता है कि ऐसे युग्मक जो आकार व आकृति में कैसे हो समान होते हैं, उनका सभी कंटेंट एक जैसा होता है, तो वैसे युग्मक क्या कहलाते हैं? समयुग्मक कहलाते हैं। लेकिन उसके अंदर की फिजियोलॉजी अलग होगी, थोड़ा भिन्न होगा। यहाँ पर विषम युग्मक में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक की आकार आकृति भी डिफरेंट होगी, भिन्न होगी और जो संलयन होगा उनका मोड भी अलग अलग टाइप से होगा। तो इस प्रकार से अपन समयुग्मन और विषम युग्मन के बारे में देखते हैं। दो टाइप के होते हैं संलयन के आधार पर। अपन ने देखा है युग्मक दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो समयुग्मन और एक विषम युग्मन। सम का मतलब जिसमें समान आकार आकृति में समान हो, ऐसे युग्मक जो आकार में, आकृति में, संरचना में समान होते हैं किंतु उसकी जो फिजियोलॉजी होती है, उसकी कार्य की कैसी होती है, भिन्न होती है, ऐसे युग्मक क्या कहलाते हैं? समयुग्मक। और इनमें होने वाली संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? समयुग्मन कहलाती है। अपन ने देखा जब युग्मक और मादा युग्मक क्या हो, आकार में आकृति में कैसे समान हो, मतलब आकारिकी में समान होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में, कार्यकी में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी अंदर की जो संरचनाएं होती है, उनका अंदर का जो कंटेंट होता है, दोनों का एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ऐसे युग्मक क्या होते हैं? समयुग्मक कहलाते हैं। इनमें होने वाली संलयन की क्रिया को
समयुग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास शैवाल और क्लेडोपोरा शैवाल। इन दोनों इनमें समयुग्मन की क्रिया पाई जाती है। दो टाइप के समयुग्मक है, इनमें समयुग्मन हुआ तो युग्मनज बना और युग्मनज के बाहर की ओर मोटी भित्ति का आवरण बना तो ऐसे युग्मनज को बोला जाता है निषिक्तांड कहा जाता है। उसके बाद आते हैं विषम युग्मन। विषम का मतलब जो आकार में, आकृति में, संरचना में भी भिन्न हो और उसका अंदर का जो कंटेंट हो, अंदर की जो फिजियोलॉजी वो भी भिन्न हो, तो ऐसा युग्मक क्या कहलाएगा? विषम युग्मक कहलाएगा। तो मेंढक में, मनुष्य में जो संलयित युग्मक है वो रूप में, आकार में, आकृति में, संरचना में क्या होते हैं? व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के युग्मक क्या कहलाते हैं? विषम युग्मक कहलाते हैं। और इनमें होने वाली संलयन की क्रिया को विषम युग्मन कहते हैं। यह अपन बोलते हैं जब नर युग्मक और मादा युग्मक आकार में, आकृति में, संरचना में, कार्य में, सब प्रकार से देखने में कैसे भी आप देख रहे हो उसमें सब में टोटली भिन्न होता है, तो ऐसा युग्मक क्या कहलाता है? विषम युग्मक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है फ्यूकस शैवाल है और मनुष्य हैं। देखते हैं फिर विषम युग्मक के डायग्राम अपने। एक तो फ्यूकस से एनसीईआरटी में फ्यूकस शैवाल के विषम युग्मक है। विषम युग्मक का मतलब जिसके आकार में, आकृति में नर युग्मक और मादा युग्मक है ना, उसकी आकार व आकृति में क्या, संरचना में क्या, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर जो अंडा मादा युग्मक है वो गोल आकृति का है, अगतिशील है, जबकि जो नर युग्मक है वो गतिशील है, बाइफ्लैजिलेट है। क्या है ये? क्या है? कसाबिका युक्त है। इनमें कसाबिका प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला पाया जाता है, इसका एक केंद्रक है। दोनों का संलयन हो जाएगा तो युग्मनज बन जाएगा ना। उसके बाद नर युग्मक मनुष्य के विषम युग्मक है। मनुष्य के जो विषम युग्मक है, मादा युग्मक अंडाणु है, यहाँ नर युग्मक शुक्राणु है। नर युग्मक शुक्राणु है और मादा युग्मक अंडाणु है। इन दोनों का आप संलयन करवाओगे। अंडाणु और शुक्राणु दोनों के संलयन के फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण होगा। इस प्रकार से अपने ये दोनों विषम युग्मनज के डायग्राम हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में जैसे ही युग्मक बन जाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे ही लैंगिक अंगों में बन जाएंगे, तो लैंगिक अंगों में बनने के पश्चात इन युग्मकों का अपन स्थानांतरण करेंगे। अब स्थानांतरण पहले अपन पादपों में देखेंगे, फिर पादपों के बाद अपन जंतुओं में देखेंगे। पादपों में भी ब्रायोफाइट में युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में युग्मक का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? ध्यान में रखना, इनमें जो स्त्रीधानी होती है, स्त्रीधानी के नष्ट होने से एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ मेलिक अम्ल और श्लेष्मा निकलता है। ये जल में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी नर युग्मक होगा वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होकर के मादा युग्मक के पास चला जाएगा। इस प्रकार से इनमें फिर संलयन की क्रिया होगी। अपन केवल और केवल युग्मक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि और दूसरा कंटेंट अपन को डालना। युग्मक स्थानांतरण का मतलब जहाँ युग्मक बने हैं और उन युग्मक को कहाँ से नर युग्मक को मादा युग्मक तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आवर्तबीजी पाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें जो नर युग्मक का और मादा युग्मक का जो स्थानांतरण होगा वो जल के माध्यम से हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है, पक्षी के माध्यम से हो सकता है। तो इनमें क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। मतलब नर युग्मक क्या होते हैं? आवर्तबीजी पादपों में परागकण नर युग्मक होते हैं और इन नर युग्मकों को
मादा जननांग की जो स्त्री केसर वाला पार्ट होता है, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचाना परागण कहलाता है। फिर परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है और परपरागण होता है। अपन आगे देखते हैं युग्मक स्थानांतरण का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे बन जाएंगे। बनने के पश्चात नर युग्मक कहाँ पहुंचेगा, मादा युग्मक तक पहुंचेगा। और नर युग्मक कैसा होता है, गतिशील होता है। मादा युग्मक कैसा होता है, गतिहीन होता है। और इनका क्या होता है, स्थानांतरण होना, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। नर युग्मक क्या करेगा, मादा युग्मक के पास पहुंचेगा, पहुंच करके निषेचन करेगा, निषेचन करके युग्मनज बनाएगा। अभी अपन को केवल स्थानांतरण करना है। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या पाई जाती है, स्त्रीदानी होती है। इस स्त्रीदानी से क्या निकलता है, मेलिक अम्ल और श्लेष्मा बनता है। ध्यान में रखना, मेलिक और श्लेष्मा अम्ल कैसे बना, नेक केनाल सेल और वेंटर केनाल सेल पाई जाती है, वो नष्ट होती है और इनके नष्ट होने से ये बनता है। जिससे क्या होगा, जैसे ये बनेगा और जल में जाएगा तो ये क्या करेगा, पुंगड़ों स्त्रीधानी की ओर अट्रैक्ट होगी। स्त्रीधानी में जो मादा युग्मक होगा उससे संलयन करेगा। अभी स्तनांतरण की बात हो रही है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। उन नर युग्मक क्या कहलाते हैं, परागकण बनते हैं। ये परागकण जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से मादा जननांग स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार का होता है। इसका डिस्क्राइब अपन चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। इसका डिस्क्राइब, इसका वर्णन चैप्टर 2 में करेंगे। और ये परागण होता है ना, दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। स्वपरागण के एग्जाम्पल क्या होते हैं, गेहूं, मटर, कोमेलाइना। और कोमेलाइना में 100% स्वपरागण होता है, जिसका डायग्राम भी चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। परपरागण में जामुन है, सरसों है, मक्का है, युक्का है आदि, गुड़हल है, इन सब का अध्ययन अपन वहां पर करेंगे। इस प्रकार से अपना युग्मक स्थानांतरण हुआ। ध्यान में रखना। अभी बात आती जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। ध्यान में रखना, नर युग्मक और मादा युग्मक जंतुओं में नर में अलग बनेगा, मादा में अलग बनेगा। फिर उनमें क्या होगा, नर युग्मक को मादा की योनि में ट्रांसफर किया जाएगा। किस प्रकार से होता है आगे अपन देखते हैं। जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अपन जानते हैं कि जंतुओं में नर युग्मक जो नर मनुष्य उसके शरीर में बनते हैं। अब इन नर युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है। मादा में जो मादा युग्मक होता है वो मादा के शरीर में बनता है। ध्यान में रखना, नर युग्मक गतिशील होता है और मादा युग्मक अगतिशील होता है। आगे अपन ये ध्यान में रखना है कि जो नर युग्मक होता है, शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु को अपन को स्थानांतरण करने के लिए मैथुन क्रिया अपनाई जाती है। मैथुन क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, नर युग्मक को मादा के शरीर में, मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है। मादा की योनि में स्थानांतरित करके वो फिर मादा के शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वहां पर संलयन की क्रिया करेगा। तो क्या हुआ, जंतुओं में नर युग्मक को शुक्राणु बोला जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। शुक्राणु गतिशील होता है, जो गति करते हुए कहाँ पर पहुंचता है, अंडाणु तक पहुंचता है। इस क्रिया को आप कह सकते हो निषेचन बोल सकते हो। विकसित जो जंतु होते हैं, मनुष्य में स्तनधारी जंतु होते हैं, उनमें युग्मक स्थानांतरण करने के लिए क्या क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, मैथुन क्रिया के द्वारा नर जो होता है वो नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में मैथुन की क्रिया के द्वारा शरीर में पहुंचाता है या मादा की योनि में डालता है। अब फिर वहां से नर युग्मक एंटर होता आगे। तो अपन बोल रहे हैं मैथुन क्रिया के द्वारा नर प्राणी अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में या मादा की योनि में स्थानांतरित करता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। मतलब वीर्य को मादा के शरीर में डालना,
वीर्य सेचन का मतलब है वीर्य को मैथुन क्रिया के द्वारा मादा के शरीर में डालना वीर्य सेचन कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं जो मछली होता है, मछली होती है, जो मेंढक होता है, उसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। मछली और जो मेंढक होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है। उनमें ऐसी कोई आंतरिक कोई बाहरी निषेचन होता है, उनमें कोई ऐसा नहीं होता कि उनमें मैथुन क्रिया नहीं होती। यहाँ पर नर मेंढक भी शुक्राणुओं को जल में छोड़ेंगे, मादा युग्मक भी अंडाणुओं को जल में छोड़ेंगे और फिर बाहरी निषेचन होगा, मतलब बाहरी स्थानांतरण किया जाएगा और जल में छोड़ा जाएगा। तो इनमें मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया में नर प्राणी क्या करता है, युग्मकों को मादा प्राणी के शरीर के बाहर जल में त्यागते हैं, मादा प्राणी के शरीर के बाहर जल में त्यागते हैं और इसे स्खलन करते हैं। क्या हुआ, नर प्राणी तो शुक्राणुओं को, नर प्राणी भी ध्यान में रखना, मछली व मेंढक में जो भी जलीय प्राणी होते हैं वो युग्मकों को जल में त्याग करते हैं। ध्यान में आपने कभी कभी सुना होगा नर मेंढक एक टर की ध्वनि उत्पन्न करता है बारिश के टाइम पर। नर मेंढक बारिश के टाइम पर टर की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्यों करता है, नर मेंढक क्या करता है, जो मादा मेंढक होता है उसको आकर्षित करता है। तो आकर्षित करके क्या करेगा, जल में आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित होने से क्या होगा, दोनों में बातचीत हो गई, भैया तुम तैयार हो ना, अंडाणु तैयार छोड़ने के लिए। तो क्या करेगा, नर मेंढक क्या करेगा, शुक्राणुओं को जल में छोड़ देगा और मादा जो मेंढक है वो भी अपने अंडाणुओं को जल में छोड़ देगी। थोक के भाव में शुक्राणु भी जल में छोड़ दिए जाएंगे, थोक के भाव में अंडाणु भी जल में छोड़ दिए जाएंगे और वहां पर क्या होगा, फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। इस प्रकार से युग्मक स्थानांतरण फिनिश हुआ। अगला पॉइंट आता है युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन। जो अपन युग्मक का निर्माण होता है तो उस दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान में रखना, जितने भी लैंगिक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लैंगिक अंगों में क्या बनते हैं, अगुणित युग्मक बनते हैं। और युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक क्या कहलाते हैं, जो युग्मक उत्पन्न करने वाले जो जनक होते हैं वो अगुणित और द्विगुणित होते हैं। ध्यान में रखना, अपन बोल रहे हैं युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक निर्माण हमेशा लैंगिक अंगों में होगा और लैंगिक अंगों में युग्मक निर्माण करना है तो उस दौरान हमेशा और हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि वह गुणसूत्रों की संख्या को क्या करेगा, आधा करेगा, जिससे उनमें फ्यूजन होगा तो वापस बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से लैंगिक अंगों में जो होने वाला विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके द्वारा युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार से अपन ध्यान में रखना, जो युग्मक बनते हैं उनका पादप शरीर या जंतु शरीर क्या हो सकता है, अगुणित भी हो सकता है और द्विगुणित भी हो सकता है। लैंगिक जो अर्धसूत्री विभाजन जिसमें जनक की काई में जिस भी बॉडी में होता है वो बॉडी अगुणित भी हो सकती है, वो बॉडी द्विगुणित भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। ध्यान में रखना, एल्गी, शैवाल में, कवक मतलब फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर अगुणित होता है, पादप शरीर अगुणित होता है तो क्या होगा, इनमें बनने जो भी युग्मक बनेंगे वो भी अगुणित होगा। तो क्या होगा, मोनेरा में, कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा के सदस्यों के पादप शरीर कैसा होता है, अगुणित होता है। जबकि टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, मनुष्य का जो जनक काय होती है वो द्विगुणित होती है। क्या होती है, जनक काय क्या होती है, द्विगुणित होती है। इस अर्धसूत्री विभाजन के भी 3 प्रकार होते हैं। इस अर्धसूत्री विभाजन के भी 3 प्रकार होते हैं। ध्यान में रखना, एक तो युग्मनज में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। युग्मनज में होने वाला
अर्धसूत्री विभाजन युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और स्पोरिक मतलब बीजाणुधानी में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु निर्माण करने के लिए होने वाला जो विभाजन हो बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और युग्मक निर्माण करने के लिए होने वाला अर्धसूत्री विभाजन युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इस प्रकार से अपने 3 प्रकार के विभाजन होंगे, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होगा। अपन आगे देखते हैं फिर अर्धसूत्री युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन 3 प्रकार का होता है। जैसे अपन ने देखा था युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा देखा था बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा देखा था युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन से मतलब है कि ऐसा विभाजन जो युग्मनज में होता है, युग्मनज में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और बीजाणुधानी के अंदर होने वाला विभाजन बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और युग्मक निर्माण के लिए लैंगिक अंगों में युग्मक निर्माण के लिए होने वाला विभाजन युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो अपन यहाँ देखते हैं युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा, युग्मनज में होगा। और इनसे बनने वाले जीव कैसे होंगे, अगुणित होंगे। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से मतलब है जो बीजाणुधानियों में होने वाला विभाजन। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या बनती है, बीजाणुधानियां बनती है। और इन बीजाणुधानियां बनती है और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अधिकांश पादप। दूसरी कंडीशन है युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन से मतलब जंतुओं के लैंगिक अंगों में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा अधिकांश जंतु लैंगिक अंग है, इनमें क्या होगा, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस प्रकार से अगुणित युग्मक का निर्माण होगा।